गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स ऑफ एटम। और मॉडल्स ऑफ एटम में सबसे पहला मॉडल जो कि दिया था थॉमसन ने, वो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे स्टडी कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो 1909 में परफॉर्म किया गया था। क्लियर? तो सबसे पहले हम उनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। उनमें उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे, क्या क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पे, फिर ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन क्या क्या दिए, फिर उसके बाद उन्होंने एटम का जो मॉडल है या एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बताया क्या नहीं बताया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले एक ब्लॉक ऑफ लेड लिया और ब्लॉक ऑफ लेड में अल्फ़ा पार्टिकल्स का कोई सोर्स लिया। अल्फ़ा पार्टिकल जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने रेडियम ले लिया और उसको 3 साइड से बंद कर दिया। इसके सामने एक इन्होंने स्लिट लगा दिया। स्लिट का काम क्या था? स्लिट से टू ऑब्टेन थिन बीम ऑफ अल्फा रेज, अल्फा रेज की थिन बीम ऑब्टेन करने के लिए सामने स्लिट लगा दिया, बीच में इसमें होल कर दिया। क्लियर? सबको पता है कि अल्फा पार्टिकल स्टेट पाथ ट्रेवल करती हैं, हमने प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ा हुआ। इसके बाद आगे इन्होंने एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दिया। सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाने के बाद उसके सामने कुछ दूरी पर एक वेरी वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, बिल्कुल थिनेस्ट फॉइल, मतलब 0.0004 मिलीमीटर की फाइन थिन गोल्ड थी। क्लियर? 0.0004 मिलीमीटर की थी। क्लियर? मतलब इतना थिन थी कि उसके रास्ते से अगर अल्फ़ा पार्टिकल जाए तो अल्फ़ा पार्टिकल के रास्ते में एक ही एटम मिले, उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल बाहर हो जाए, कई सारे एटम ना मिले, इतना थिन बना दिया इन्होंने। अब इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? इन्होंने ऑब्जर्वेशन ये देखा कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इस स्लिट से पास होते हैं, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद गोल्ड फॉइल को पास कर जाते हैं और सीधे स्ट्रेट चले जाते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर स्ट्राइक्ड हियर। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेज अल्फ़ा पार्टिकल से मिलकर बनी है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को पास तो करते हैं लेकिन स्ट्रेट नहीं जाते हैं, कुछ एंगल पे बेंड हो जाते हैं, कुछ कम एंगल पे बेंड हो जाते हैं, कुछ लार्ज एंगल पे बेंड हो जाते हैं। और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पास नहीं किए, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के बाद वो बैक हो गए 180 डिग्री पे। ये रिबाउंड लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्या है, जिस पाथ से आ रहे थे उसी पाथ पे वापस जा रहे हैं, लेकिन इनको हमने साइड में शो कर दिया है। क्लियर? तो 3 इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे थे, वो तीनों ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। उन ऑब्जर्वेशन से पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई ओनली गोल्ड वाज टेकन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गोल्ड को ही क्यों सेलेक्ट किया और फॉइल क्यों नहीं सेलेक्ट किया? तो उसका सीधा सीधा रीजन है, गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल इन द होल पीरियडिक टेबल। गोल्ड जो है सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल है होल पीरियडिक टेबल में। उसकी थिन से थिन शीट या फॉइल बना सकते थे। थिन फॉइल बनाने का मतलब मैंने आपको बता दिया, इतना थिन बना दिया जाए कि अल्फ़ा पार्टिकल उससे पास हो तो उनके सामने सिर्फ एक एटम मिले, क्योंकि एटम की स्ट्रक्चर के बारे में इनको बताना था, कई सारे एटम मिलेंगे तो स्टडी नहीं हो पाएगी। दूसरी बार रेडियम इज़ द सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। रेडियम यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल का क्या था? सोर्स था। रेडियम से अल्फ़ा पार्टिकल कैसे रिलीज होती है? वो यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है। 88 Ra222 इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है। आफ्टर एमिशन ऑफ 1 अल्फ़ा पार्टिकल इट कन्वर्ट्स इनटू रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86 एंड एटॉमिक मास 218। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स है। अब अल्फ़ा पार्टिकल ये नहीं, ये तो हीलियम है। हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर उनमें से दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो उनके पास एक न्यूक्लियस बचेगा जिसमें 2 प्रोटॉन रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। तो मास नंबर तो अभी भी 4 ही होगा, लेकिन अब उसमें 2 + चार्ज आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए हैं। क्लियर? हीलियम के पास न्यूक्लियस के बाद बाहर एक शेल होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कहा जाता है कि शेल कभी वेकेंट नहीं रहती, शेल भी डिसअपीयर हो जाती है, तो सिर्फ क्या बचेगा? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन बचेंगे, 2 न्यूट्रॉन बचेंगे, मास नंबर अभी भी 4 रहेगा। तो इसलिए कहा गया है अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयोनाइज्ड हीलियम, और वी कैन से अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2 प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक, लेकिन सिंबल इसका यही होता है 2He4। क्लियर। अब इनके ऑब्जर्वेशंस और साथ में उनके कंक्लूजन, क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा और उसका क्या कंक्लूजन इन्होंने दिया। सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द मेटल फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए, स्ट्रेट चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, वेकेंट स्पेस है। इट मीन्स एटम हैज लार्जली एम्प्टी स्पेस। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है और उसका ये कंक्लूजन है, ये आंसर है। नंबर 2 इनका ऑब्जर्वेशन था, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए और अल्फा पार्टिकल हैं क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर एटम के अंदर जाके डिफ्लेक्ट हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पे कोई दूसरा पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव में होता है रिपल्सन। क्लियर। तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और पॉजिटिवली चार्ज कहीं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे कोई दूसरी पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट है। तो वो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया, एन एटम हैज सेंट्रल पॉजिटिवली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो नाम उस समय नहीं था, बस इन्होंने ये बता दिया था कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जरूर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हीलियम में के जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या हो गया, जो है अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन हो गया। तीसरी बात इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वी कैन से 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक एट 180 डिग्री एंगल। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, एक कह सकते हो एक 20,000 में कहीं एक, 20,000 में कहीं एक अल्फा पार्टिकल अपने उसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया जिस एंगल से जा रहा था, मतलब 180 पे डिफ्लेक्ट हो गया, अपने ऑन पाथ में वापस चला गया। अब उसका रीजन इन्होंने क्या बताया, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया कोई पॉजिटिव बॉडी अंदर है, पॉजिटिवली बॉडी प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट में इनका ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं 180 पे, और अल्फा पार्टिकल्स कंपेरेटिवली हैवी पार्टिकल्स हैं कंपेरिजन टू अदर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में ये हैवी पार्टिकल हैं। प्रोटॉन के कंपेरिजन में 4 टाइम इनका मास है। तो हैवी पार्टिकल अगर कहीं से डिफ्लेक्ट हो जाए, कोलिजन करके वापस आ जाए कोलिजन करके, इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल से, जिस बॉडी से उसका कोलिजन हो रहा है वो उससे भी हैवीएस्ट बॉडी है। क्लियर। उससे भी क्या है, हैवीएस्ट बॉडी है। क्लियर। जैसे हम छोटी सी बॉल को बड़े से फुटबॉल के ऊपर फेंके तो बड़ा फुटबॉल आगे नहीं बढ़ेगा और छोटी बॉल हमारी क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स हैं, और अल्फा पार्टिकल अगर वापस आ रहे हैं डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब कोई हैवी बॉडी है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, जो कि सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन हो गया है। तो सम अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड बैक ओवर देयर पाथ ऑफ अप्रोच। द सेंट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियस इज हाईली डेंस एंड कंटेन द एंटायर मास ऑफ द एटम। क्लियर। तो सेंटर में जो पॉजिटिवली बॉडी प्रेजेंट है उसका मास बहुत ज़्यादा है, और मास बहुत ज़्यादा है, साथ में फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस भी है। इसका मतलब कि वो पॉजिटिव बॉडी है, हैवीएस्ट है और बहुत छोटी है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है, स्पेस भी ज़्यादा है एटम के अंदर। तो ये सारी बातें हो गई हैं, इनका कंक्लूजन हो गया। अब इसके बाद इन्होंने लास्ट में अपना कंक्लूजन दिया, द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम ऑक्यूपाई वेरी वेरी लेस वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम क्या करती है, कम ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। ठीक, तो इनके तीनों पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए। अब इन्होंने न्यूक्लियस की डेफिनेशन दिया। न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या दिया, द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्लियर। अब इसके बेस पे बच्चों इन्होंने कुछ अपने पॉइंट, अपने व्यू रखे। वो व्यू इन्होंने क्या क्या रखे वो आप ध्यान से देख लो। सबसे पहली बात तो एक हमने फिर से एटम लिया है।
एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, जिसका उसका एटॉमिक नंबर होता है इंटू 1e प्लस जेड। अब अल्फा रेज जब आएंगी तो जो अल्फा पार्टिकल इनके न्यूक्लियस के पास से आएंगे वो तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, जो अल्फा पार्टिकल दूर से आएंगे न्यूक्लियस से कम डिफ्लेक्ट होंगे, जो अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से आएंगे बहुत कम डिफ्लेक्ट होंगे, जो बिल्कुल दूर से आएंगे वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, स्ट्रेट चले जाएंगे। ये यहाँ पे है क्लियर। अब यहाँ पे जो इनका आने का पाथ है और आफ्टर डिफ्लेक्शन जो पाथ हो गया, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा से डिनोट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और ये न्यूक्लियस है, ये है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड और एंगल है 180 डिग्री। इस एंगल पे थीटा डिनोट किया गया है। इनमें एक यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, n है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, थीटा है स्कैटरिंग एंगल। क्लियर। अब इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट कुछ रूल्स बताए हैं, सबसे पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। क्लियर। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैं स्क्वायर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। जो पार्टिकल आ रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पॉइंट है द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन्वॉल्व्स परफेक्टली इलास्टिक न्यूक्लियर कोलिजन्स and obey the law of conservation of energy, momentum and angular momentum। क्लियर। तो स्कैटरिंग जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन्वॉल्व्स परफेक्टली इलास्टिक न्यूक्लियर कोलिजन, इनका परफेक्टली इलास्टिक न्यूक्लियर कोलिजन होता है। और क्या क्या ये फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सभी फॉलो करते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल N इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर दैट इज Z ऑफ बोथ द इंसिडेंट पार्टिकल्स दैट इज अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर एंड द टारगेट जिस पर स्ट्राइक कराया जा रहा है उनका एटॉमिक नंबर। ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट है द स्कैटरिंग N इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द टारगेट्स थिकनेस फॉर दिस टारगेट, फॉर थिन टारगेट। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टारगेट की थिकनेस में, जो कि बहुत थिन होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला है the number of alpha particles showing scattering is inversely proportional to the fourth power of sin theta by 2। sin theta by 2 के फोर्थ पावर लेकिन इन्वर्सली where theta is the scattering angle, जो मैंने अभी आपको बताया था scattering angle। क्लियर। तो n 1/sin theta by 2 होल पावर 4। अगला पॉइंट है यहाँ पे the number of alpha particles showing scattering, the number of alpha particles showing scattering is minimum when theta by 2 is equals to 90। ठीक, थीटा बाई 2 90 होना चाहिए। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन उस केस में थीटा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम हैज फॉलोइंग 2 पार्ट्स। इसके बाद रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बताया कि एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और सेंटर के अराउंड उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर। न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम एट द सेंटर। एटम के अंदर सेंटर पर स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बच्चों, न्यूट्रॉन्स का चार्ज न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव है, इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है,
किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक, उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। और एक प्रोटॉन का चार्ज वही होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, बस नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस स्मॉल ई। तो एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस स्मॉल ई है, तो जेड प्रोटॉन का कितना होगा, जेड ई। तो जेड ई इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। क्लियर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इट इज सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। वेयर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा वेयर, WHERE, वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसका एक छोटा सा हम डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस जेड ई होगा। क्या चार्ज होगा, प्लस जेड ई, प्लस जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज होगा। न्यूक्लियस के अराउंड ये पहली शेल है, सर्कुलर ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 1 बोलेंगे, या इसका नाम k होगा। इसके बाद वाली शेल n इक्वल्स टू 2, जिसको l बोलेंगे। उसके बाद बाहर की सेल n इक्वल्स टू 3 या m। तो ऐसे k l m n o p ऐसे करके हम लोग नाम देते हैं, जो रदरफोर्ड ने दिया था। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी न्यूक्लियस के पास वाली सेल से आउटवर्ड की तरफ। KLMN नाम भी हमेशा दिया जाएगा न्यूक्लियस के पास वाली सेल से आउटवर्ड की तरफ। तो ये तो हो गया रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। बच्चों अब इसमें कुछ कमियां थी, क्लियर, जिसकी वजह से मॉडल फेल हो गया। कमियां क्या थी, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। क्या चीज़ है, चार्ज पार्टिकल है। तो मैक्सवेल की एक थ्योरी थी। तो मैक्सवेल का कहना ये था कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है, मूव करता है, तो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी को लॉस करते हैं जब रिवॉल्व करते हैं। तो एक सिचुएशन आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होते होते उसका पाथ भी छोटा होते होते साथ में अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का पाथ छोटा होते होते एक कंडीशन आनी चाहिए कि न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इनको हम लोग बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो ड्रॉबैक में बच्चों मैंने अभी बताया आपको, एज पर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इफ ए चार्ज्ड particle revolves around an oppositely charged center, it must spiral around it and collapse हो जाता है, जबकि ऐसा एटम में नहीं होता है। रदरफोर्ड estimate that an electron should collapse into the nucleus in about 10 to the power minus 8 seconds. This was however not true and could not be explained. ऐसा नहीं होता है और इसलिए इनके मॉडल को फेल कर दिया गया। इसके बाद बच्चों मॉडल आया बोहर ने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया और आज के डेट में बोहर सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, हालांकि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो इसके बाद हम बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, लेकिन रदरफोर्ड ने इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे फार्मूले बताए हैं। तो एक बार हम उन फार्मूलों की स्टडी कर लेते हैं, वो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। डिडक्शंस एंड अदर हिस्टोरिकल डिटेल्स बाई रदरफोर्ड। डिडक्शन एंड अदर हिस्टोरिकल डिटेल्स ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कुछ और भी डिटेल दिया, जैसे नंबर 1, द डायमीटर ऑफ एटम अपॉन द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये किसी भी एटम और न्यूक्लियस का जो डायमीटर का रेशियो होता है वो होता है 10 to the power 5। क्या होता है? 10 to the power 5। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 10 to the power 15 होता है। क्या होता है? 10 to the power 15।
अगला नंबर सी है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी एटम की न्यूक्लियस की अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस इक्वल्स टू r0 इंटू a⁻1/3। रेडियस इक्वल्स टू r0 इंटू a⁻1/3। अब यहाँ पे r0 क्या है, तो r0 क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस। r0 है हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस, और उसकी फिक्स वैल्यू है, एक बार मेजर की गई है, 1.3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। 1.3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। ए क्या है, मास नंबर ऑफ एन, वो जिस एटम की हमें न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करनी है उस एटम का यहाँ पे एटॉमिक मास हमें पुट करना है, दैट इज मास नंबर या एटॉमिक मास। क्लियर। अगला हमारा पॉइंट है नंबर डी, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। मैंने आपको इसके पहले एक बार बताया हुआ है, फिर से देख लेते हैं। 9.582 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम होता है, या 9.58 इंटू 10⁷ कूलाम पर किलोग्राम होता है। बच्चों ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही होता है जो प्रोटॉन का होता है, बस नेचर अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, प्रोटॉन का प्लस ई, या प्लस ई माइनस ई को 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कूलाम में होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होती है। ठीक है। प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास वैसे तो मैंने बच्चों आपको उस दिन बताया था 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास बताया गया था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर। या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम प्रोटॉन बड़ा होता है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, ये आपको याद रखना। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। कुछ बुक्स में प्रोटॉन का रदरफोर्ड नाम है जो कि रॉन्ग है बच्चों। प्रोटॉन के डिस्कवरर को होते हैं गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है एंड डिस्कवर्ड बाय मिस्टर जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे मिस्टर जेम्स चैडविक, वो भी 1932 में लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है। कैसे, बेरिलियम या बोरान पे जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गई थी तो नया पार्टिकल जनरेट हुआ था। उस पार्टिकल पे चार्ज कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया था, लेकिन मास उसका नियरली प्रोटॉन के बराबर था, इसलिए वो न्यूट्रल थे, इसलिए उनका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। 4Be9 whenever bombarded by alpha particle then it converts into carbon 612 plus 1 particle generate which has no charge and mass is nearly equal to proton. These particles were called neutron. Clear? मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बट इन कैलकुलेशन मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन कंसीडर करते हैं। क्लियर। जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो एग्जैक्ट वैल्यू 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। तो अगर ऑर्डर ऑफ मास आपसे पूछा जाए, क्लियर, ऑर्डर ऑफ मास, तो यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ मास क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन है, उसके बाद क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो बच्चों ये हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उनके ड्रॉबैक, उन्होंने कुछ फार्मूले दिए थे। अब इसके बाद अपना तीसरा मॉडल स्टार्ट होगा, दैट इज़ बोहर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल,
या इसी को हम लोग बोलते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। बोहर का मॉडल कुछ मामलों में रदरफोर्ड मॉडल से मैच करता है। जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम दो पार्ट से मिलकर बनता है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर। वो बात इन्होंने भी कंसीडर किया है कि इसमें भी दो पार्ट हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कुछ इन्होंने यहाँ पे पॉइंट और बताए हैं, कुछ और बातें बताई हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा ब्रॉड में हो गया है। ठीक। इसमें पहला पॉइंट क्या है, इनके जो पॉस्टुलेट्स हैं, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है। उन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स को इन्होंने ही नाम दिया था एनर्जी लेवल, और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड है। which have fixed energy, एनर्जी लेवल नाम दिया गया, और जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। विच हैव फिक्स्ड एनर्जी, और इनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। और इन्हीं एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। हर इलेक्ट्रॉन के पास वही एनर्जी होती है जिस एनर्जी लेवल में वो रिवॉल्व करता रहता है। क्लियर। और इन्होंने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है तो बिना एनर्जी के लॉस किए हुए उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, एनर्जी लॉस नहीं करता है। अगर कहीं से उसको एनर्जी बाहर से मिल जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके पास एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाती है। जब पहले से ज़्यादा हो जाती है तो अब उसके पास जिस लेवल की एनर्जी हो गई वो उसी एनर्जी लेवल में मूव कर जाता है, अपर लेवल में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्टेट कही गई है। वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक्साइटेशन के लिए उतना एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर, और वो फिर से कम बैक हो जाता है अपनी प्रीवियस एनर्जी लेवल में। क्लियर। न्यूक्लियस के जो पास की ऑर्बिट होती है उसमें एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। ये कैसे, ये भी हम आपको आगे भी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। बस आपको अभी थ्योरेटिकली इतना याद होना चाहिए, न्यूक्लियस के पास वाली सेल में एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस से जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। क्लियर। तो अब इसमें हर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के लॉस किए हुए रिवॉल्व करता रहता है। जब वो रिवॉल्व करेगा तो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट की अपनी रेडियस होगी, वही रेडियस उस इलेक्ट्रॉन की कही जाएगी। उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पीड होगी, टाइम पीरियड होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी टोटल एनर्जी होगी, हर चीज़, ये सब चीज़ होंगी। तो इनको ये बताया गया है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया गया है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोहर ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड एंड एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये जो मैंने अभी नाम दिया था एनर्जी लेवल, इन्हीं को बोहर ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हर बोहर ऑर्बिट में डिफरेंट वैल्यू होती है, और वो फिक्स वैल्यू होती है। और वो जो डिफरेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसके साथ नंबर ऑफ ऑर्बिट लगा दोगे, उस ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम 1h/2π, सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट का 3h/2π, फोर ऑर्बिट का 4h/2π, 5 का 5h/2π। तो हर ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल में, बोहर ऑर्बिट में, बोहर एनर्जी लेवल में इंटीग्रल मल्टीपल h/2π का होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम को लिखना चाहें तो एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी है, L = mv/r से डिनोट करते हैं, और ये n × h/2π। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट के लिए n = 1 देंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे n = 2 मिलेगा, फिर उससे आगे आउटवर्ड बढ़ेंगे n = 3 मिलेगा। तो ऐसे ये मिलेगा। तो यहाँ पे n क्या है?
कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, एन की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होती चली जाएगी। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ये अगर हमारे पास उनको अगर IJK के फॉर्म में दे दिया जाए तो वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P होता है। एंगुलर मोमेंटम दैट इज L, ये होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P या फिर RP साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई एंगुलर मोमेंटम के बारे में। यहाँ पे एक टर्म आया है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब जिसको काउंट कर सकें, जिसको जो फिक्स हो जाए। जैसे यहाँ पे क्वांटम इज एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड डिस्क्रीट पैकेट्स। जो डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में मिले उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्वांटम बोलते हैं क्योंकि वो पैकेट के फॉर्म में मिलती है। ऐसे ही जिसको हम काउंट कर सकें वो क्वांटाइज्ड है, जिसको काउंट ना कर सकें वो नॉन क्वांटाइज्ड है। व्हीट फ्लोर इज नॉन क्वांटाइज्ड, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम वे करते हैं। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ व्हीट फ्लोर कैन नॉट बी काउंटेड। एप्पल इज क्वांटाइज्ड सब्सटेंस, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, पेन पेंसिल इरेजर इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये सभी क्वांटाइज्ड हैं। तो जिनको काउंट कर सकें वो क्वांटाइज्ड हैं, जिनको काउंट ना कर सकें वो नॉन क्वांटाइज्ड हैं। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज्ड है, काउंट कर सकते हैं। हर ऑर्बिटल में, हर एनर्जी लेवल में फिक्स वैल्यू होती है और इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई के। तो बच्चों ये हो गया बोहर मॉडल ऑफ एटम के 2 पॉइंट। अब इसके आगे के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आप रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम सही से तैयार कर लेना। बोहर के जो पॉइंट पढ़े हैं बताएं, इनको सही से तैयार कर लेना। जो भी डाउट हो इनको पूछ लेना। फिर इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।